समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। अल्फाबेट्स में आपने पढ़ा होगा वॉवेल्स होते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, भारत की नदियां। अमेरिका में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पर सबको मालूम है कि भैया हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो होता नहीं है, जून होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिविहान में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव वीडियो लेक्चर्स जो डिजाइन किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 का सबसे पहला चैप्टर और आसान चैप्टर में से एक समुच्चय शुरू करने वाले हैं। समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। अब समुच्चय या सेट जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में कुछ इस तरह का सिनेरियो आ रहा होगा कि भाई किसी वस्तुओं का ये कलेक्शन है, किसी वस्तुओं का ये समूह है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है कि गणित में हम समुच्चय उस समूह को बोलते हैं जो बिल्कुल ही साफ सुथरे रूप में परिभाषित हो, वेल डिफाइंड हो। इसको उदाहरण से समझते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ध्यान से देखना। समुच्चय गणित में, जैसे हम मान लो इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स में आपने पढ़ा होगा वॉवेल्स होते हैं। क्या ए ई आई ओ यू होते हैं कि नहीं होते? अब देखो, ये क्या है? ये हमारा एक समुच्चय है। ये समुच्चय है, इसकी दो शर्तें हैं। पहली तो ये कि देखो, ये एक कलेक्शन है, ठीक, किसी वस्तुओं का ये एक हमारा समूह है। और दूसरा क्या कि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस सारे समूह के तत्वों को आपस में बांधे हुए। वो क्या प्रॉपर्टी है कि ये जितने हमारे अक्षर हैं, ये सारे के सारे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कहलाते हैं। ठीक ठीक ऐसे ही अगर हम अपने सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह होते हैं? कोई आपसे ये कहे तो आप ये बोलोगे कि भाई हमारे पास 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनका जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। इसमें भी हमारी वो दोनों प्रॉपर्टियां फुलफिल हो रही हैं। कौन कौन सी? पहली तो ये कि हमारा एक वस्तुओं का संग्रह है। दूसरा ये कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन सारे तत्वों को आपस में बांधे हुए। वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे हमारे क्या है? सौर मंडल के ग्रह हैं। तो फटाफट हम इसको जरा पढ़ते हैं। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है, यानी सबसे आधारभूत अगर कोई चीज है तो वो है हमारा समुच्चय। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्राय सभी शाखाओं में होता है। इससे आप समझ लो कि समुच्चय का कितना उपयोग है आपके गणित में। गणित का कोई ही ऐसा शायद क्षेत्र रह गया हो जिसमें कि समुच्चय का उपयोग ना आ रहा हो। ज्यामिति आप ले लो, अनुक्रम ले लो, प्रायिकता ले लो, इन सब में आपका समुच्चय बिना समुच्चय के नॉलेज के, बिना समुच्चय के ज्ञान के, बिना सेट्स को जाने कि ये क्या होता है, आपको ये सारे गणित के क्षेत्रों में बहुत मुश्किल आने वाली है। लेकिन वो मुश्किल हम आने नहीं देंगे क्योंकि हम आपको सारा समुच्चय बिल्कुल आसानी से कवर करवा देंगे। ध्यान दो। अब समुच्चय किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन तो हमने समझ ली है। इसके हम उदाहरण भी ले लेते हैं कुछ। जैसे मान लो एक हमारा उदाहरण है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं लिखिए। 10 से कम विषम और प्राकृत संख्याएं। तो देखो 1 3 5 7 9 ये सारी क्या है? हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। ये 10 से कम है और ये क्या है? हमारी विषम भी है। देखो 1 3 5 7 9 ये सब विषम है, ये प्राकृत भी है और ये 10 से कम भी है। ये हमारे क्या है? कुछ अंकों का समूह है और ये सारे अंकों का समूह एक खास प्रॉपर्टी में बंधा हुआ है। और वो प्रॉपर्टी क्या है? विषम प्राकृत संख्या और 10 से कम। तो आपको समझ में आया कि समूह हमारा ना सिर्फ बहुत सारी वस्तुओं का, ना सिर्फ वस्तुओं का समूह कहलाता है, उनका कलेक्शन कहलाता है, बल्कि उनमें एक खास एक प्रॉपर्टी भी होती है जो उस समूह के सारे तत्वों को आपस में बांध के रखती है। एक और उदाहरण देखते हैं, भारत की नदियां। अब भारतवर्ष में कितनी नदियां ये तो हमको पता है, बहुत सारी नदियां भाई, गंगा जी है, यमुना है, नर्मदा है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे वहां भी कावेरी नदी, बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नील नदी को क्या मैं भारत की नदियों में शामिल करूंगा? नहीं करूंगा। नील नदी भारत की नदियों में शामिल नहीं होगी। तो भारत की नदियां एक वेल डिफाइंड, एक बिल्कुल सुपरिभाषित हमारा एक समूह है। इसमें ना बाहर की नदी कोई जुड़ेगी, ना ही भारत की नदी कोई कम होगी। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक समुच्चय कहलाएगा। अगला क्या है? हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी ए ई आई ओ यू। जैसे कि हम देख चुके, जो हमारे वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल्स हैं ये क्या कहलाएंगे? एक समुच्चय कहलाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समुच्चय क्या होता है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे मैं आपको ये बता चुका हूं, फिर भी पुनः आपको स्मरण करा रहा हूं। यहां हम यह देखते हैं कि उपयुक्त प्रत्येक उदाहरणों में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह, इंपॉर्टेंट चीज क्या दिमाग में रखनी है आपको, सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं। यानी उसका सुपरिभाषित संग्रह होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर आपके समूह के तत्व सुपरिभाषित नहीं होंगे तो फिर हम उसको समुच्चय की गिनती में नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो देखो, हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया, भारत की नदियों के संग्रह में नहीं आती है। इसके विपरीत गंगा नदी संग्रह में निश्चित रूप से है। ये आप मुझसे पूछो, आप अपने आप से पूछो, अपने किसी मित्र से पूछो या अपने घर वालों रिश्तेदारों से पूछो, वो सब यही बोलेंगे। उन सब के लिए ये कोई अलग अलग नहीं, उनको मालूम है कि नील नदी जो है वो भारत की नदियों में शामिल नहीं होती है। भारत की नदियां क्या कहलाएंगी? फिर एक समुच्चय कहलाएंगी, क्योंकि वो क्या, एक सुपरिभाषित संग्रह है। अच्छा, अब हम सप्ताह के अगर दिनों का सेट लें तो उसमें क्या आएगा भाई? हमको मालूम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सबको मालूम है। आप भारत में रहो, आप चीन में जाओ, आप अमेरिका में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पर सबको मालूम है कि भैया हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और वो 7 दिनों के नाम हमारे इस प्रकार है। ठीक है ना? तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारे एक समुच्चय का एक उदाहरण। एक और उदाहरण लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? वो है हमारे नंबर्स। नंबर्स देखो ध्यान से, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है? ये बड़ा सा हमारा जो एक समुच्चय है, ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। सारे रियल नंबर्स इसमें शामिल हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है? जेड। जेड से हम क्या डिनोट करेंगे? पूर्णांकों का समुच्चय। जितने भी हमारे इंटीजर से उसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से करते हैं। उसके बाद अगर आप क्यू पे आओ तो ये हमारा क्या? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। आर हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है? तो ये जो आर है हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये है असल में हमारा ये बड़ा वाला आर, ये रियल नंबर्स। ये क्या है? हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर, फिर इंटीजर, फिर होल नंबर, और फिर प्राकृत संख्या हमारी नेचुरल नंबर। तो ये आपको सारी के सारे दिमाग में रखनी है कि एन हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल एन से हम करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और आर से हम क्या मानते हैं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक इसी प्रकार जेड के ऊपर अगर आप ये धन लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? धन पूर्णांकों का समुच्चय कहलाएगा। ठीक ऐसे ही अगर कैपिटल क्यू के ऊपर आपने ये पॉजिटिव का निशान लगा दिया तो वो क्या कहलाएगा? आपका धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक ऐसे ही अगर आपने कैपिटल आर के ऊपर प्लस लगा दिया तो ये क्या आ जाएगा? आपका धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इंपॉर्टेंट आपको इसमें कौन कौन से दिमाग में रखने हैं? वैसे तो सारे रखने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जैसे आप एन दिमाग में रखोगे कि ये क्या होता है? हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। ऐसे ही हमारा आर क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, और जेड हमारा पूर्णांकों का समुच्चय होता है। इस चित्र के माध्यम से आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करके बताते हैं जिससे कि समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर आपसे ये बोला जाए निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन हमको दिए हुए, हमसे बोला जा रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा सेट है या नहीं है। पहला सवाल देखते हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब एक बात बताओ मेरे को, जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं मेरे पूरे साल के कितने महीने हैं ऐसे, वो बताओ। जरा बता देते हैं हम लोग। देखो, एक तो जनवरी है, जे से चालू होता है। ठीक है ना? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो होता नहीं है, जून होता है और जुलाई होता है, बाकी कोई भी नहीं होता। तो ये तीन ही ऐसे मेरे महीने हैं जो कि एक साल में, ये तीन ही ऐसे महीने मेरे आते हैं जो कि अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होते हैं। तो ये क्या है? एक सुपरिभाषित संग्रह है महीनों का। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक समुच्चय कहलाएगा। तो हाँ, ये एक समुच्चय है। क्यों ये समुच्चय? क्योंकि ये सुपरिभाषित संग्रह है। दूसरा देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह आप बताओ। आपसे बोला जा रहा है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली। अब वो 10 सबसे प्रतिभाशाली किसके नजर में भैया प्रतिभाशाली? मेरी नजर में 10 प्रतिभाशाली कोई और हो सकते हैं, आपकी नजर में कोई और हो सकता है, आपके मित्र की नजर में कोई और हो सकता है, किसी और की नजर में कुछ और हो सकता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि यहाँ पर हमारा मत आ रहा है, हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है या नहीं है। तो इस एक सवाल का जो जवाब है वो मेरे ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं रह जा रहा है,
तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे भैया, समुच्चय नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अगला देखते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब भैया लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो सब हमको मालूम है कितने हैं, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, लेकिन वो मालूम हमको वो निश्चित और सुपरिभाषित संग्रह है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी उपन्यास हैं उनका संग्रह हम कर सकते हैं, वो सुपरिभाषित है। किसी भी दूसरे लेखक का लिखा हुआ मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, और ना ही मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ किसी दूसरे लेखक का उपन्यास माना जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे भैया, ये क्या है, हमारा समुच्चय है। बात समझ में आ गई? तो समुच्चय सेट क्या होता है, ये आपको जानने के लिए दो बातें याद रखनी है। एक तो ये वस्तुओं का संग्रह होगा, संख्याओं का संग्रह होगा, किसी भी चीज का ही संग्रह हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये सुपरिभाषित होगा, ये वेल डिफाइंड होगा। अगर ये दोनों शर्तें इसमें पूरी होंगी तो फिर वो हमारा जो संग्रह है वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। गणित की भाषा में, अन्यथा वो गणित की भाषा में समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा वो आपको आसानी से समझ में और रिवाइज हो जाए। पहला, समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। देखो, समुच्चय के अंदर जो भी हमारे तत्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वस्तुएं भी बोल सकते हैं, अवयव भी बोल सकते हैं, या सदस्य भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों में से आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर लो, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। जैसे मान लो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है। अगर मेरे पास एक सेट ए है और मैं उसमें बोलूं कि इसमें क्या क्या मौजूद है, 1 2, ठीक है ना, ये दो मेरे इसमें मौजूद है नंबर। अच्छा, अब ये 1 और 2 ये क्या है, इनको आप वस्तुएं भी बोल सकते हो, अवयव भी बोल सकते हो, या फिर सदस्य भी बोल सकते हो। इन तीनों में से आप जो चाहो बोल सकते हो, तीनों क्या है, हमारे वैलिड है। अगला क्या है, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम निरूपित करते हैं। ये दिमाग में रखना कि जब भी हम समुच्चय लिखते हैं तो हमेशा वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम लिखेंगे। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या हमारे बड़े अक्षर है। ठीक, अच्छा, तो समुच्चय को हम बड़े अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों से निरूपित करते हैं। वहीं हमारे जो समुच्चय के तत्व होते हैं, जो हमारे समुच्चय के अवयव होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, उनको हम वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, स्मॉल वाले। तो स्मॉल वाले जितने, उससे हम क्या निरूपित करते हैं, उससे हमारे किसी समुच्चय के जो तत्व होते हैं, जो अवयव होते हैं, जो सदस्य होते हैं, हम उनको निरूपित करते हैं। तो ये था हमारा समुच्चय का एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक यह समुच्चय क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़ें? अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन, और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।